मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनता दिखाई दे रहा है, या अभी ये इट इज अ मोशन इन प्रोसेस। देखिए संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों ने कम से कम एक तरीके से साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि एक चुनाव का दूसरे चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता और हर चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन इस चुनाव में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है मार्जिन ऑफ डिफीट। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। अगर आप सिर्फ बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला था विधानसभा के चुनाव में, इस बार उनको सिर्फ 14.5% वोट मिला है। 4 में से 3 जगह जमानत जब्त हुई है। और जो हार का मार्जिन है वो आप समझ ही सकते हैं कि दिनहाटा में 1,63,000 वोटों से, गोसाबा में 1,43,000 वोटों से, खारदा में 93,000 वोटों से और शांतिपुर में 64,000 वोटों से। विधानसभा के चुनाव में यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। अगर आप मंडी में देखिए, मंडी लोकसभा चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 4 लाख से ज्यादा वोट से जीती थी। इस बार पूरा का पूरा मार्जिन न्यूट्रलाइज हो जाता है और कांग्रेस पार्टी वहां पे बिना किसी नेता के, बिना किसी संगठन के 64,000 वोट से जीत जाती है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे धारियावाड़ का चुनाव हो, चाहे बल्लभगढ़ नगर का चुनाव हो, तीसरे और चौथे नंबर पर आती, जो कि टोटली बाइपोलर चुनाव होता है। इसकी पलट तस्वीर भी है ना आशुतोष। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, 3 विधानसभा में 2 विधानसभा जीतती है, खंडवा की लोकसभा जीतती है। असम में 5 की 5 सीटें, 3 खुद और 2 उनके घटक, वो भी जीतते हैं। बिल्कुल, जेडीयू दोनों सीट जीत जाती है बिहार में। बहुत अच्छा आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वो सीट जीती जो 31 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वो सीट जीती है जो वहां के मुख्यमंत्री का गृह जिला हुआ करता था। असम में जरूर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन ये वो इलाका है अपर असम का जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनली बहुत पावरफुल इलाका इमर्ज करके आया। ये लोअर मैं मुद्दे की बात कर रहा था, तो आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा बन रहा है क्या? मैं उसी पर आ रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी जबरदस्त मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसी दिन जो सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम 5 और 10 रुपए कम करने की नौबत नहीं आती। नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव पिछले दिनों उभर के आया है, वो किसी मांग को आसानी से कंसीड नहीं करते हैं। वो कंसीड तब करते हैं जब उनको लगने लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनको बड़ा नुकसान होगा। न केवल केंद्र सरकार ने क्या, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारें थी उनको भी इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि आप कृपया करके दाम पेट्रोल और डीजल के कम पर विपक्ष दाम नहीं घटा रहा है, तो जो गेन उसे मिलने चाहिए थे, क्या उतने गेन मिलने में अब दिक्कत होगी? बीजेपी कहेगी हम प्रो पीपल हैं, ये तो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अभी पंजाब के अंदर आपने देखा पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कांग्रेसी सरकार ने कम कर दिया। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कम कर देंगी, मुझे इसमें किसी तरीके का कुछ। और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह कांग्रेस की सरकार नहीं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है, मणिपुर भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। सिर्फ पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं, वहां कांग्रेस पार्टी ने दाम कमा। तो मेरा मानना यह है कि इस बार जो महंगाई और बेरोजगारी का मसला है, और जिस ये बड़े मुद्दे हैं, आप ये कह रहे हैं विनोद, ये बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, या उत्तर प्रदेश 30 साल से जब चुनाव आए, जो चुनाव आए, हिंदू मुसलमान इस पर चर्चा जरूर हुई है और इस बार भी हो रही है। देखिए संदीप, मैं आशुतोष की बात से काफी हद तक सहमत हूं। जनता के बीच में तो महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को, मैं बार बार कहता हूं, अंत तक वो हिंदू मुस्लिम के डिस्कोर्स पर ले जाएगी। अब आपने भी एक अपने मेन कोर्स होगा, वो उसको मेन कोर्स बनाने की कोशिश मेन डिश है या छौंक है? नहीं, वो साइड डिश है। देखिए, भाजपा जो है उसकी कोर आइडियोलॉजी, उसका राजनीतिक डीएनए हिंदुत्व है, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है, वो उसको कोर ही बनाएगी। आप याद कीजिए 2017 में प्रधानमंत्री जी ने जब शमशान और कब्रिस्तान वाला भाषण दिया, उसके बाद चुनाव का पूरा कोर्स बदल गया था। इसी तरह अभी जो जिन्ना वाली बात आपने कही थी, ये सेल्फ गोल कर लिया।
नहीं, अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल किया कि नहीं किया, लेकिन जिस तरह योगी जी ने लपका तो यानी वो हिंदुत्व पे चले गए और नहीं, वो उसके बाद अपनी बात पर डटे रहे। नहीं, 2 दिन बाद फिर कहा कि नहीं जी, हिस्ट्री की किताबें, इतिहास की किताबें, ऐतिहासिक रूप से अखिलेश यादव ने कोई गलत नहीं कहा। वो अगर एकेडमिकली, राजनीतिक तौर पर तो पहले अडवाणी जी से सवाल पूछा जाना चाहिए। भाई ये तो बीजेपी, वो तो अखिलेश जी ने कहा नहीं, वरना तो अगर कोई आदमी पहले तो अडवाणी जी पे कार्रवाई करे बीजेपी, अगर जिन्ना के मामले में, या जसवंत सिंह की किताब जिन्ना पर लिखी गई, जसवंत सिंह पर तो कार्रवाई की थी। नहीं, किताब तो अभी चल रही है, बैन लगाओ भी किताब पे। तो सवाल ये है कि ये प्रश्न भी तो उठेंगे जब आप ज्यादा जिन्ना करेंगे, तो ये सवाल भी दूसरे लोग उठाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी ने जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या की बात की, तो कहीं ना कहीं उसको ले जाके हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर ले जाने की पूरी कोशिश होगी, ताकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, कोविड का मिसमैनेजमेंट, ये सारे मैं फिर वही बात पूछूंगा, ये छौंक है या काम को इनाम दिखाएंगे कि देखिए हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, हमने जल ले आए नल में, हमने सड़कें बनाई हैं, गांव-गांव में शौचालय, आवास बनाए, तो जन कल्याणकारी नीतियों पर हिंदुत्व का छौंक या पुट, मोदित्व जिसे मैंने कहा अपने शुरुआती संबोधन में। भारतीय जनता पार्टी का आप एक समझ लीजिए, हिंदुत्व की सीमेंट, जातीय समीकरणों की ईंटें और डेवलपमेंट का पलस्तर और गवर्नेंस का पेंट, ये मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी। कमोबेश उसी का पैकेज देने की कोशिश होती है। नहीं, 2014 में तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था देश को देवालय की नहीं, शौचालय की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ टोपी भी नहीं पहनी थी। ये भी आप देखिए, मैं हरियाणा में घूम रहा था तो मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा भाई किसको वोट दोगे? बोले जी बीजेपी को देंगे। हमने क्यों दोगे? बीजेपी का हरियाणा में। बोले जी टोपी नहीं पहनी मोदी जी ने। तो हिंदुत्व की सीमेंट थी ना, यही बिहार में लोग कह रहे थे। मतलब रामकृपाल यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भूमिहार कार्यकर्ता बीजेपी के, बोले रामकृपाल के साथ तो हम झगड़ा करते थे, लेकिन वोट इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी जो है वो हिंदुओं की बात कर सकते हैं। तो हिंदुत्व जो है उनका कोर है। ये अब जैसे अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी, उसका कोर सामाजिक न्याय है। अगर वो पिछड़ों के जाति जनगणना को भी मुद्दा बना दें तो वो वैसे ही होगा जैसे भाजपा के लिए हिंदुत्व। लेकिन अब वो बनाते कि नहीं बनाते ये तो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है। बद्रीनारायण, किस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, एक तो हिंदुत्व एक कहते हैं कि डिस्कोर्स का मुख्य केंद्र रहेगा उत्तर प्रदेश में। उसका कारण देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल का कोर क्या है, लेकिन जनता का कोर क्या है। यानी हिंदुत्व की जो अपनी दंश है, यानी क्यों हिंदुत्व बार बार स्ट्रिप कर जाता है, ये सिर्फ बीजेपी या ऐसे दलों का एजेंडा है कि जनता भी कहीं ना कहीं उस तरह के एजेंडे को अपना लेती है। और अगर अपना लेती है तो उसका कारण क्या है? वो हिस्टोरिकल कारण है, वो हमें देखना होगा। दूसरा एक हम लोग बार बार एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आप ये कह रहे हैं? क्यों बढ़ती जा रही है? हाँ, और क्यों बढ़ती जा रही है? हर बार क्यों बीजेपी को उसको अपनाना पड़ रहा है? एक तरफ वो डिस्कोर्स बना रही है और डिस्कोर्स से प्रभावित भी हो रही है, वो डिस्कोर्स ले भी रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, नहीं, इस बात को थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। बद्री बाबू 1 मिनट रुकिए। हाँ, देखिए 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ढाई गई। 93 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला था। ठीक है, 2012 का भी चुनाव मुझे ध्यान है, बाटला हाउस एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा बना और उसमें कि जी सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही हैं वगैरह वगैरह, दिग्विजय सिंह के बहुत बयान आए, उनको मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जो 2007 में 52 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, वो 47 पर सिमटी और घट गई। पर 2014 के बाद क्या आप हिंदुत्व की, आप ये कह रहे हैं एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ये बात जानती है बीजेपी? बिल्कुल ये बात जानती है। और मेरा मानना है कि अगले कई सालों तक अभी हिंदुत्व का ये जो जिसको कहते हैं डिफिशियंसी से पैदा हुआ एक जो मुद्दा है, ये मुद्दा पिछले 70 सालों में जो एक शिकायत रही है बहुत सारे लोगों की कि भाई हम पे ध्यान नहीं दिया जाता, तुष्टीकरण की नीति चलती है। तो ये जो मन में दंश है, उस दंश को कहीं ना कहीं घाव पर मरहम लगा। तो मतलब हिंदुत्व और उसके साथ जन कल्याणकारी नीतियां, उसके साथ जन कल्याणकारी नीतियां, गरीबों के लिए
जो नैरेटिव लगातार सरकार सेट कर रही है कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं घटा पा रहे थे, हम सड़कें बना रहे हैं, हम आवास बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा विस्तारित करता हूं। देखिए, हम लोग महंगाई बहुत चिंता कर रहे हैं और सचमुच में बड़ी चिंता है, लेकिन महंगाई उतना बड़ा असर क्यों नहीं डाल पाती है चुनावों में? इसका एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में और जगह भी ये है कि एक नई चेतना शुरू हुई है लोगों में, जिसका चेतना, एक बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट, यानी आप महंगाई बढ़ा रहे हैं या बढ़ रही है, दूसरी तरफ चावल भी पहुंच रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारी योजनाएं भी पहुंच रही है। तो ये जब पहुंचती है, 5 आदमियों का परिवार है, 25 किलो अनाज अगर पहुंच रहा है तो वो कम से कम ये उससे इस बारे में मुतमईन है कि मैं भूखा नहीं सोऊंगा। बिल्कुल, और ये गरीबों में, बहुत सारे गरीबों में एक बहुत बड़ी राहत है कि उनके पास ये चावल पहुंच जा रहा है, जिससे वो दाल भी खरीद ले रहे हैं और सब्जी भी खरीद ले रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस के चूल्हे भी पहुंच जा रहे हैं। तो एक कहते हैं ना, ये जो लाभार्थी चेतना होती है, वो जो मिल गया है उससे खुश होती है और जो नहीं मिला है उसके पाने की चाह में जीती अबे दुबे, रहती है। आपको क्या लगता है हर बार चुनावी मुद्दे, कौन से मुद्दे कॉन्क्रिटाइज होते दिख रहे हैं? देखिए, अभी बद्री भाई ने लाभार्थी चेतना का जिक्र किया, मैं समझता हूं वो एक नया सूत्रीकरण है। वो अपने लेख में भी पहले इस बात को लिख चुके हैं। ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई जो इतनी बहुत ज्यादा बढ़ी है, वो लाभार्थी चेतना को एक हद तक संतुलित कर देगी। ये बात सही है कि सरकार की जो लोकोपकारी योजनाएं हैं, वो सरकार को सरकार के प्रति कुछ तबकों में हमदर्दी पैदा करती हैं, और वो मोदी जी का जो पूरा बंदोबस्त है, उसके लिए एक स्थायी राजनीतिक पूंजी बन गई है सारे देश में, जो लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत मदद करती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की चुनाव की कुछ और खास बातें हैं जो उसे लोकसभा चुनाव से अलग करती। वो बात यह है कि 2017 का चुनाव उन्होंने एक खास तरह के सामाजिक गठजोड़ के जरिए जीता था, जिसके ऊपर आपके मंच पर और दूसरे मंचों पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं मानता हूं कि 2022 में वो सामाजिक गठजोड़ पहले जैसा नहीं रह गया है, क्योंकि वो सामाजिक गठजोड़ वैसा नहीं रह गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि एसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, महान दल, ये जो जनवादी पार्टी और अभी राष्ट्रीय लोकदल का तो पक्का नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रहती हैं, ये गठजोड़ महंगा पड़ सकता है बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे सामाजिक तबके हैं जिन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक और उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तभी उन्हें 40% वोट और 300 के ऊपर सीटें प्राप्त हुई थी। हाँ, लोकसभा में तो 49% नहीं है। ज्यादा। देखिए, वो तबके उस तरह से भाजपा के प्रति हमदर्दी नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण वोट, जो बहुत लंबे अरसे से, पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोट था, वो फ्लोटिंग हो गया है। और जैसे ही अमित शाह ने अपने भाषण में योगी को भाजपा का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया, मुझे पक्का यकीन है कि ब्राह्मण समुदाय अपनी मतदान संबंधी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार कर रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं